एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल लॉ एंड एचआरएम। आज का टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी, जो कि लास्ट टॉपिक है यूनिट 9 यूजीसी नेट कोड 55 सिलेबस का और सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। और आपके एक क्वेश्चन 100% इसी से आता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलो अब हम इसके बेसिक्स को समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी होती है कि अगर कोई बीमार है, अगर कोई एज्ड है, अगर कोई अपना काम नहीं कर पा रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो उस टाइम हम उसकी हेल्प कर देना इज द सोशल सिक्योरिटी। तो यू कैन से इन डेफिनेशन इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोटेक्शन, मतलब एक तरह का प्रोटेक्शन है जो कि हम किसके द्वारा, जो हमारे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ रहे हैं या फिर सोशल डिस्ट्रेस आ रहे हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एक जो है, या आप आंख बंद करके इसकी बेवरेज के 5 जाइंट एविल्स को याद रखना है। बेवरेज रिपोर्ट आई थी 1942 में, ठीक है। उन्होंने, इनके जो ऑथर थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेवरेज। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारा सिलेबस प्रॉपर ओरिएंटेड पीवाईक्यू बेस्ड है। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द इरेडिकेट द 5 जाइंट इविल। उन्होंने बोला जो हमारी सोसाइटी है उसमें 5 जाइंट इविल्स, मतलब 5 बहुत बड़ी बुराइयां हैं, अगर हम इनको खत्म कर दें तभी हमारी सोसाइटी अपग्रेड हो सकती है। ये इनका खत्म करने का ऑब्जेक्ट था। तो कौन से वो 5 इविल जाइंट्स थे? वांट, डिसीज, इग्नोरेंस, स्क्वाइलर एंड आइडियलनेस। देखो वांट क्या होती है? वांट होती है हमारी, जब हमें कोई चीज चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। तो आप इसका जो ऑफिशियल, जैसे आप कहते हैं नीड, आपकी वो रोटी, कपड़ा, मकान आप चाहते हो, तो ये है। अगर आपको पता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी वांट फुलफिल नहीं होगी, तो वो गरीबी रेखा में आ ही जाएगा, ठीक है। वांट। सेकंड, कि इन 5 चीजों के लिए हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए ना, वांट के लिए, मतलब आपके नीड को फुलफिल करने के लिए। देन डिसीज, अगर आपको कोई डिसीज हो गई है, ठीक है, आप काम नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए। मतलब ये 3 है। इग्नोरेंस, मतलब आपको कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं है अच्छा, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। देन स्क्वेलर, स्क्वेलर मतलब आपका पुअर वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, खराब है, आपका रहन सहन खराब है, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने के लिए। देन आइडियलनेस, आइडियलनेस मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है। तो ये 5 चीजों को हमें इरिडिकेट करना है, जब भी हमारी सोसाइटी डेवलप बनेगी, ठीक है। तो ये सोशल सिक्योरिटी करता है, इन 5 चीजों को इरिडिकेट करता है, इन 5 चीजों से बचाता है इंसान को। अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसको वांट भी, डिसीज भी, इग्नोरेंस भी, स्क्वाइलर भी, सब उसको साथ में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखते हैं। कम टू द लुक एट दिस इमेज। देखो इस तरीके से सोशल जो है वो इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। देन कम टू द फंक्शनल अप्रोच। इसकी 3 कैटेगरी होती है सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी की, जो कि 3 में कौन कौन सा होता है? प्रोटेक्टिव, देन प्रिवेंटिव, देन प्रोमोटिव। देखो सारा सॉर्ट है, इससे सॉर्ट नहीं हो सकता। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव। तो प्रोटेक्टिव क्या हो गया कि अगर कोई चीज ट्रिगर कर रही है, कोई कंटीजेंसी हुई है लिविंग इंस्टेंस में, तो आप क्या करो, वो आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ओल्ड एज पेंशन होगी, सिकनेस बेनिफिट होगी, कोई कंटीजेंसी आई, उसके बाद वो आप उसमें यूज कर सकते हो, मतलब आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है सोशल सिक्योरिटी। आपको ओल्ड एज पेंशन दे रही है जिससे आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ड्रॉप नहीं हो, ठीक है। देन प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का होता है एम टू अवॉइड द रिस्क एंटायरली। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे बहुत सारा रिस्क है, तो आपने क्या किया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रूल लगा दिए, इम्यूनाइजेशन कर दिया, जिससे आप उन चीजों से प्रिवेंट हो सकते हो। लास्ट वन इज द प्रोमोटिव। प्रोमोटिव मतलब इनहेंस जनरल लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया, मनरेगा आ गया। तो ये 3 फंक्शन है। प्रोटेक्ट मतलब आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, सारी ओल्ड एज जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेम रहेगा। प्रिवेंटिव मतलब आपको पहले से ही प्रिवेंट कर दिया है। देन प्रोमोटिव ऐसी लिविंग, ऐसी पॉलिसी लेके आना जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, मतलब डेवलपमेंटल, ठीक। देन कम टू द ग्लोबल फ्रेमवर्क। आपको पता है 2 मॉडल थे, विब्रिज मॉडल यूके 1942, जो कि मैंने आपको बताया 5 जाइंट्स बताए थे, जो कि बिना किसी कंट्रीब्यूशन को आपको इन सिटीजन को एज ए ह्यूमन राइट की तरफ फोकस करना है, ठीक है। देन फर्स्ट था हमारा बिस्मार्क मॉडल जर्मनी का। ये किस पर था? ये किसके बेसिस पर था? एक कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर था, जो कि आज की डेट में कंपनियों में होता है। तो अगर आपको बिस्मार्क मॉडल बताया जाए तो वो किसकी फोकस है? ऑक्यूपेशनल फोकस। मतलब इसमें क्या होता है? फंडेड बाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जैसे ESIS हो गया, आपका EPF हो गया,
ऐसा है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो हमारे इंडिया में आजकल प्रिविलेंट है, तो ये बिस्मार्क मॉडल से आया। और बेवरेज मॉडल से क्या है, सोशल असिस्टेंस, मतलब यूनिवर्सल फोकस, मतलब ये सारे सिटीजन को एज ए ह्यूमन राइट की तरह ये कहाँ से फंड होता है, जो जनरल टैक्स आता है उससे, फ्लैट रेट बेनिफिट से, जैसे कोई गरीबी रेखा से नीचे तो उसको हेल्प करना, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल थे, यहीं से हमारा सोशल सिक्योरिटी अराइज हुआ है, बिस्मार्क एंड देन स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अगर ILO कन्वेंशन 102 आया, उसके अंदर क्या क्या कवर होता है, ठीक है। तो ये 9 तो आपको आंख बंद करके याद कर लेने हैं, ठीक है। तो डिफाइंड बाई ILO मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1952 में आया था, जिसमें 9 ब्रांचेस थी। फर्स्ट मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल केयर हो गया आपका, सिकनेस हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, ओल्ड एज हो गई, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई, फैमिली हो गई, मेटर्निटी हो गई, देन इनवैलिडिटी मतलब नॉन ऑक्यूपेशनल एंड सर्वाइवर्स हो गए, ये 9 है। अगर कहीं ऑप्शन में आपको हाउसिंग अलाउंसेस आएगा, कहीं ऑप्शन में आपको एजुकेशन सब्सटेंसी आया, तो ये वेलफेयर है। आपको पता है ना वेलफेयर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, वेलफेयर होता है अबव द स्टैंडर्ड, मतलब वेजेस से ऊपर उठ के अगर आपके कंफर्ट जोन के लिए आपको कोई प्रोवाइड करा तो उसे वेलफेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस कन्वेंशन नंबर 102 में नहीं आएगा, तो ये आपको 9 याद रखें। देन कम टू द दो पिलर होते हैं सोशल सिक्योरिटी के, फर्स्ट वन इज द सोशल असिस्टेंस एंड देन द सोशल एश्योरेंस। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 100% इसी से आता है। तो देखो सोशल असिस्टेंट हम कैसे करते हैं, सोशल असिस्टेंस से ऐसे रखते हैं कि सोशल असिस्टेंस मतलब हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टेट फंडेड है, मतलब ये गवर्नमेंट देती है इस वेलफेयर को। तो नॉन कंट्रीब्यूटिव वेलफेयर है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे PF आता है, ये वो वाला नहीं है। इसमें क्या है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इतना पुअर है, ऑलरेडी इतना लोग हैं जिनके पास खुद काम नहीं कर पा रहे, तो ये उन लोगों के लिए हेल्प है। तो इसमें क्या है, नॉन कंट्रीब्यूटर है, हमेशा याद रखना सोशल असिस्टेंट क्या है, नॉन कंट्रीब्यूटर, मतलब इसमें कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है। ये एक्ट स्टेट चैरिटी नॉट एन राइट, ऐसे चैरिटी की तरह हम इसमें काम करते हैं। फंडिंग 100% फंड कहाँ से होती है, जनरल टैक्स रेवेन्यू, जो भी हमारे सरकार के पास टैक्स आते हैं वहां से हम करते हैं। और इसमें जो बेनिफिशियर जिसको ये मिलता है वो कुछ भी पे नहीं करता है। मीन्स टेस्ट है, मीन्स टेस्ट मतलब जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा उसको ये सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। मतलब मैंडेटरी फिल्टर है, एप्लीकेंट मस्ट प्रूव दे लैक ऑफ मीन्स टू सर्वाइव, मतलब उनके पास सर्वाइव करने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके पास जिंदगी जीने के लिए भी कुछ नहीं है, जैसे हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर उसके अंदर है तो उनको ये सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। ये कहाँ कहाँ हम अगर टारगेट करें किन किन को, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट एल्डरली हो गया, विडोज हो गई, तो इन लोगों के लिए ये प्रोवाइड है। तो अगर हम बात करें इंडियन एक्ट में नेशनल सोशल एश्योरेंस प्रोग्राम है, असिस्टेंस प्रोग्राम हो गए, अनऑर्गेनाइज वर्कर एक्ट हो गया, आयुष्मान भारत हो गया। आपको पता है आयुष्मान भारत में जिन लोगों के पास मनी नहीं है तो वो इसके कार्ड के बेसिस पे आप अपना मेडिकल, अपने जो भी बीमारी है उनका इलाज करवा सकते हैं। तो ये चीजें थी हमारी सोशल असिस्टेंट। सोशल असिस्टेंट याद हो गया, जिसमें इम्प्लॉय को कुछ नहीं देना, सब गवर्नमेंट देती है, लेकिन मेक श्योर वो मीन्स टेस्ट में क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब वो बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन के अंदर आने चाहिए। जो देन लुक एट दिस, मतलब ये लोग कुछ नहीं कर रहे लेकिन गवर्नमेंट इन्हें सारी फैसिलिटी दी। अब हम सेकंड पिलर की बात करेंगे जो कि सोशल इंश्योरेंस है। देखो सोशल सिक्योरिटी के दो ही होते हैं, सोशल असिस्टेंट एंड सोशल इंश्योरेंस। सोशल असिस्टेंट आई ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें इंप्लॉय को कुछ नहीं देना पड़ता, सब गवर्नमेंट देती है, जो भी उसके पास टैक्स आता है उससे, लेकिन एक कंडीशन है जो कि BPL के अंदर आना चाहिए। सोशल इंश्योरेंस होता है कि आप ऑक्यूपेशनल रिस्क पूलिंग, हेल्थी सब्सटेंस, मतलब आपको पहले से ही जब आप वर्किंग होते हैं, जब आप एक्टिव होते हैं, जब आप अपना फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, देन फ्यूचर में आप उसे यूज कर सकें। तो आपको पता है मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। तो ESI जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है तो वहां पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, EPF है, वहां 12% देना पड़ता है। यहाँ पे 3.25% देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, 0.75% एम्प्लॉय को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है, इसमें कोई भी मीन्स टेस्ट नहीं है। जो स्ट्रिक्टली कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा वही देगा, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो और कितना भी गरीब क्यों ना हो। इसमें प्रोपर्टी स्टेटस से कोई लेना देना नहीं, भले वो कितनी भी हाई एजुकेटेड फैमिली, कितना भी बहुत पैसे वाली फैक्ट्री का बंदा हो, लेकिन वो ESI में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे सारी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। और नेचर ऑफ राइट क्या है, अर्न करते हैं इसे, क्योंकि आपने उसमें पैसा दिया है, ठीक है। तो ये आपका राइट है, वहां पर आपका राइट नहीं था असिस्टेंट, वो एक तरह की चैरिटी थी। तो जो भी हमारे इंडियन एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है इसमें, प्रोविडेंट फंड एक्ट में, तो ये सारी आपको कंट्रीब्यूट करने के बाद सारी सुविधाएं मिलती है, ठीक है।
देखो लुक एट दिस है कि आप दोनों मिलके इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक बात तो याद रखिएगा, जो सोशल असिस्टेंस जो टर्म है वो हमारा कौन, वेवरेज अभी हमने पढ़ा है, और सोशल इंश्योरेंस बिस्मार्क, इन्होंने तो ये दिया था कंट्रीब्यूशन का, तो दोनों टर्म अब हम इनको डिफरेंस पढ़ेंगे। देखो सोशल असिस्टेंस क्या है, प्रूविंग प्रॉपर्टी, इसमें क्या हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है, मतलब मीन्स टेस्ट देना पड़ता है जब आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। इसमें क्या है, सोशल इंश्योरेंस में पेइंग प्रीमियम कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, मतलब आपको पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन इसमें 0 है, इसमें सारा गवर्नमेंट देती है। इसमें मैंडेटरी होता है, एम्प्लॉयर भी देगा और एम्प्लॉय भी देगा, रेशियो अलग अलग हो सकता है लेकिन देना दोनों को पड़ता है। देन डायरेक्शन ऑफ कैश फ्लो, वेल्थ ट्रांसफर फ्रॉम टैक्स पेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से कहाँ आती थी, जो हमारे टैक्स पेयर हैं, ठीक है, जो जहाँ से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसी टैक्स के बेसिस पे वो इन्हें हेल्प करती है। और इसमें क्या होती है, इनकम स्मूथ अक्रॉस से वर्कर लाइफ रिस्कफुल, तो यहाँ पे क्या रहती है कि इनकम उनकी स्मूथ रहती है वर्कर लाइफ की, क्योंकि वो क्या करते हैं, वहीं जब वर्किंग होते हैं जब भी वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। देन ओरिजिनेटेड ग्लोबल मॉडल, आई ऑलरेडी डिस्कस, बेवरेज मॉडल है, यूके यूनिवर्सल वेलफेयर एंड इंश्योरेंस का जो आया था वो बिस्मार्क मॉडल है, ठीक है। इंडियन एप्लीकेशन जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, आयुष्मान भारत हो गई, ये हो गया, जैसे आपको पता है कोई 60 की अब आता है उसे 3000 रुपीज मिलता है, ये सारा क्या है, सोशल असिस्टेंस है। लेकिन सोशल इंश्योरेंस में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये सारे हमारे एक्ट हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, देखो स्टैच्यूटरी बर्डन टू पे कंपनसेशन, मतलब जब आप जब कंपनसेशन पे करते हो तो वो सारा किसके ऊपर लाइबिलिटी होती है, एम्प्लॉयर के ऊपर लाइबिलिटी होती है, उसे अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। वाइज नॉट एश्योरेंसेज, जो ये जो कंपनसेशन है, एम्प्लॉय कंपनसेशन है, ये मैटरनिटी बेनिफिट है, पेमेंट, ये क्यों इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नो पूलिंग ऑफ रिस्क है, नो सेंट्रल फंड है, मल्टीपल पार्टी पे इनटू, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एश्योरेंस इंश्योरेंस में क्या होता है, उसमें वो दोनों पार्टी कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन हमारा कंपनसेशन हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, पेमेंट ग्रेजुएट, इसमें कोई पार्टी कंट्रीब्यूट नहीं करे, इसमें सिंगल एम्प्लॉयर की ही लाइबिलिटी है। तो हमेशा याद रखनी है कि जो डिलीवरी है एम्प्लॉय लाइबिलिटी कहाँ पे, कंपनसेशन पूरा हमारा एम्प्लॉयर से ही जाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से इंडियन है जो कि मैंने लुक एट दिस इमेज, सोल एम्प्लॉयर लाइबिलिटी है प्रोटेक्टिंग द वर्कफोर्स, अगर उसको कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारा एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन कमेटी, देखो ये भी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, रॉयल कमीशन लेवल कहाँ से, मैटरनिटी कंपनसेशन फ्रेमवर्क आया, अडारकर कमेटी हमेशा याद रखना, इसी के बेसिस पे जिसने क्या किया, ड्राफ्टेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम करी थी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, तो इसी के बेसिस पे हमारा क्या है, ESI एक्ट 1948। देन लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो रेक कमेटी है, ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट इसी से मर्ज हुआ था, तो ये इसने क्या था, रिकमेंडेड वाइडर सोशल सिक्योरिटी, मतलब सोशल सिक्योरिटी को और ज्यादा एक्सपेंड किया। एंड लास्ट में सेकंड नेशनल कमीशन लेबर, आपको पता है इन्हीं के बेसिस पे, जिनके चेयरमैन रविंद्र वर्मा था, उसके बेसिस पे हमारे इंडिया में 4 न्यू लेबर कोड्स आए हुए हैं, ठीक है। देन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्रेमवर्क, अच्छा सोशल सिक्योरिटी आई, लेकिन हमें हमेशा ना एकदम सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी क्या अप्रोच है, ऐसे नहीं छोड़ना, हमेशा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, और ये सारा रिपीट हो रहा है। मैं ऑलरेडी डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी पढ़ा चुकी हूँ, कनकरेंट लिस्ट पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में ये क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। देखो कंस्टिट्यूशन कनकरेंट लिस्ट, आपको पता है 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट क्या होती है कि जैसे लेबर है ना हमारी, वो कनकरेंट लिस्ट में लेबर लॉ, जिसमें हमारे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, मतलब दोनों का होता है, उसे हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है। स्टेट लिस्ट जो स्टेट बनाती है, कनकरेंट मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो अब इसे करेक्ट कर लेना, मतलब 3 लिस्ट हो गई, कनकरेंट मतलब हमारी सेंट्रल, और स्टेट लिस्ट जो स्टेट है, यूनियन दोनों मिलके। तो अब कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 23 सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस, ये इसके अंदर आता है, और एंट्री नंबर 24 में क्या होता है, वेलफेयर ऑफ लेबर, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया आता है कि एंट्री 23 या एंट्री 24 में कौन सा आता है, तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट, मैंने बताया सोशल सिक्योरिटी से तो आया कि पब्लिक असिस्टेंट का राइट है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई बुढ़ा है, कोई बीमार है, तो आपका राइट है कि उसको काम देना, उसको एजुकेशन देना, उसकी हेल्प करना। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ, जब आप प्रेग्नेंट हो तो फिर आपको उसकी हेल्प करनी है। आर्टिकल 43 क्या करता है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, कम से कम उनको लिविंग वेजेस तो हमें देने ही चाहिए, ठीक है। देन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने 4 कोड पढ़े, कोड ऑफ वेजेस पढ़ा,
ठीक है, जिसमें हमें पेमेंट, वेजेस पढ़ा, मिनिमम वेजेस पढ़ा, बोनस पढ़ा, ग्रेच्युटी पढ़ा। देन हमने इंडस्ट्री रिलेशन कोड पढ़ा, जिसमें इंडस्ट्री डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ा। फिर हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर हमने सारा कंस्ट्रक्शन, इंटरस्टेट माइग्रेट वर्करमैन, फैक्ट्री एक्ट, ये सारे एक्ट पढ़े। लेकिन और अब हम सोशल सिक्योरिटी कोड पढ़ रहे हैं। सोशल ऑक्यूपेशनल सिस्टम हो गया, अब सोशल सिक्योरिटी कोड में हमारे आते हैं 9, ये आपको याद रखने हैं। 9 में कौन कौन सा, मतलब जो हमें सोशल सिक्योरिटी, देखो कंपनसेशन एक्ट कहीं ना कहीं अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो प्रोवाइड कराता है। स्टेट इंश्योरेंस, अगर कोई बीमार तो देना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी एक तरह की सिक्योरिटी है, क्योंकि आप उसमें फंड जमा कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, कहीं आप जा रहे हो तो अगर कहीं नहीं तो आप दूसरी जगह पे प्रोवाइड करा दो, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है। मैटरनिटी बेनिफिट, जब वुमेन काम नहीं कर पाती तो आप उसे बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हो। ग्रेच्युटी, जब आप जॉब से रिटायर हो जाते हो या 10 ईयर का सर्विस आपका मोर देन हो जाता है तो आपको फ्यूचर में उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, आपको मंथली मिलता है। साइन वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट, ये भी हमारा एक वेलफेयर है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट, अगर कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्कर में तो वहां भी उसको एक तरह का फंड प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, एंड ये सारा हमारे 9 है जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर आते हैं। ठीक है, देन P/Q, अगर मिनिमम वेजेज एक्ट या फैक्ट्री एक्ट पूछा जाए तो पता है आपको मिनिमम वेजेज एक्ट इसके अंदर आता है, कोड ऑफ वेजेज 2019 के अंदर। फैक्ट्री एक्ट आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्ट हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर। तो ये आपको, ये जो डिवाइड है, जो एक मतलब चारों कोडों के अंदर क्या क्या आते हैं, ये तो आपको 100% याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देन अब एक और मेन क्वेश्चन, गिग वर्सेस प्लेटफॉर्म। एक नया ट्रेंड आया ओएसएस कोड में, इसका बहुत डिस्कशन है। सिक्योरिटी कोड में इसका बहुत डिस्कशन है। गिग वर्कर जो जोमेटो है, ऊबर है, ड्राइवर है, ये जो है इनका बहुत है। तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं। देखो, गिग वर्कर क्या होते हैं, जो अर्न फ्रॉम एक्टिविटी आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जैसे पहले हम क्या कहते हैं, एक सिटिंग, एक कंपनी के अंदर जो काम करते हैं उनके अलावा जो बाहर है, जैसे डिलीवरी है, ठीक है, जोमेटो डिलीवरी कराए, तो ये सारे अंदर क्या आते हैं, गिग वर्कर आते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, जो गिग वर्कर ऑनलाइन एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे ऊबर ड्राइवर हो गया, ऑनलाइन के थ्रू आप काम करवा रहे हो, आप ट्यूशन दे रहे हो किसी को, तो होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैं एक सर्कल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि ये हो गए हमारे गिग वर्कर, ठीक है, और ये हो गए हमारे इसके अंदर प्लेटफॉर्म वर्कर। मतलब ऑल प्लेटफॉर्म वर्कर हमारे गिग वर्कर हो सकते हैं, लेकिन ऑल गिग वर्कर हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं हो सकते। हमेशा रखना, गिग वर्कर हो गए सारे, ठीक है, लेकिन जो गिग वर्कर में से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो ऑनलाइन के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म। तो और अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ो तो अर्न आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय, जो हम एक कंपनी में बैठ के जो काम करते हैं उसके अलावा जो अर्न कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं गिग वर्कर, फ्रीलांसर, राइटर हो गए। ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर जो स्पेशली ऑनलाइन एल्गोरिथम, मतलब एक ऑनलाइन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे ऊबर ड्राइवर हो गए। तो आप याद रखिएगा, ऑल प्लेटफॉर्म वर्कर आर गिग वर्कर, क्योंकि गिग वर्कर के अंदर ही प्लेटफॉर्म आते हैं, बट ऑल गिग वर्कर आर नॉट अ प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके लिए और ओएस जो आए हैं उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कोड और उन्होंने थोड़ी सी एड ऑन कर दिया। इसने एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया है। ठीक है, ये किन के लिए, ये स्पेशली रिकमेंडेड किया अनऑर्गेनाइज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने बनाया, ये एक बोर्ड बनाया है जिसमें फंडिंग मैकेनिज्म रखी है। एग्रीगेटर मस्ट कंट्रीब्यूट, उन्होंने बोला कि 1% to 2% के बीच में जितना आपका एनुअल टर्नओवर है वो आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करेंगे, जो कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, लुक है, देखो ये हो गए हमारे गिग वर्कर, अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, कम टू द P/Q। अब P/Q सेशन पे चलते हैं बिना किसी देर करे हुए। देन विच अमंग द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द 9 ब्रांच ऑफ सोशल सिक्योरिटी एज पर द ILO सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन नंबर 90। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो मेडिकल केयर होती है क्योंकि उसमें सोशल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट, भैया मिनिमम वेजेज नहीं है। मिनिमम वेजेज क्या है कि आपको एज ए मिनिमम वेजेज प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ILO उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन है आपका राइट। ये प्रमोटिव वेलफेयर, मैंने बोला वेलफेयर है, ये प्रोटेक्टिव कंटीजेंसी ब्रांच नहीं है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, द BP अडारकर कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इंडिया स्पेशली टू फ्रेम अप स्कीम। आपको पता है जो BP अडारकर कमिटी ने क्या किया था, हेल्थ इंश्योरेंस करी थी इंडस्ट्री वर्कर के लिए, इसी के कारण हमारी आई थी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में। तो आपका आंसर बिना किसी वो करने के लिए हमारा आंसर है डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्री वर्कर। एंड ये अगर आपने PPT अच्छे से पढ़ी है तो आपको P/Q सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, तो कमिटी डायरेक्टली क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3,
सोशल असिस्टेंस इज प्योरली ए वेलफेयर मेजर फुली फंडेड बाय द स्टेट। यस राइट, सोशल असिस्टेंस का एक वेलफेयर है, जो चैरिटी है जो कि हमारी स्टेट फंड करती है। रीजन बेनिफिट अंडर सोशल असिस्टेंस आर ग्रांटेड ओनली आफ्टर द कंडक्टिंग मींस टेस्ट ऑफ एप्लीकेंट। यस, सोशल असिस्टेंस उन्हीं को मिली जाएगी जो मींस टेस्ट में पास हो जाएंगे, मतलब जो लोग पॉवर्टी ऑफ लाइन है, जो गरीब है, जो खुद अपना कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए। तो यू कैन से आपका बोथ ए आर करेक्ट, ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो योर आंसर इज ए, क्योंकि स्टेट फुली फंड कर रही है बिकॉज डेमोग्राफिक लैक ऑफ मीन्स टू कंट्रीब्यूट विच इज वेरीफाइड द मीन्स टेस्ट। मतलब क्योंकि ऐसा था तो सारे लोग एडवांटेज उठाएंगे, सब लोग करेंगे, इसलिए एक मीन्स टेस्ट करना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। लॉर्ड विलियम वेवरेज इन हिज 1942 रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई 5 जेन्स। उन्होंने बोला कि हमारे जो सोसाइटी में 5 बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, इनको हमें खत्म करना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, वांट तो है, जिसे हम बोलते हैं नीड, स्क्वेलर भी है, ठीक है, पॉवर्टी भी है, नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, आप याद रखना, गरीबी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल हमारा वांट है, नीड है, ठीक है। आइडियलनेस, आइडियलनेस मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, स्कॉलर मतलब आपका प्रॉपर अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, देन वांट आपकी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही। लेकिन आप याद रखिएगा आंसर नंबर सी, सी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट टर्म है वांट, नॉट अ पॉवर्टी। तो आप याद रखिए ऑफिशियली नेम उसका वांट है, जैसे वांट, डिसीज, इग्नोरेंस, स्क्वायर, ये आपको याद रखना। Then come to the question number 5. Under the Code on Social Security 2020, which of the following existing central labor enactment not been subsumed? उन्होंने ये बोला गया है कि हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड आया 2020 में, उसमें से कौन से, जैसे 9 एक्ट आए थे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एक तरह का सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, मतलब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमें जब हम रिटायर जॉब छोड़ते हैं जब हमें मिलता है, ठीक है। देन मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, जब आप काम कर नहीं पाते जब वो आपको देते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्ग के सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज में होते हैं, मतलब कौन सा नहीं? मिनिमम वेजेस एक्ट, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा जो आया वो कोड ऑफ वेजेस 2019 के अंदर आया है, ठीक है। तो योर आंसर इज सी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following law in India operate strictly on principle of employer liability? कौन कौन से लॉ हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयर की ही लाइबिलिटी रहेंगे? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नहीं, ये नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे सोशल सिक्योरिटी में है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है हमारा, जो कि एम्प्लॉयर की ही लाइबिलिटी है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं, ठीक है। तो योर आंसर इज सी। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन है, जिसमें सारा बर्डन हमारा एम्प्लॉयर की पॉकेट से जाता है, कोई सेंट्रल फंड नहीं है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। मैच लिस्ट अप्रोच एंड लिस्ट 7। देखो, हमने 3 फंक्शन पढ़ाए थे सोशल सिक्योरिटी का। फर्स्ट हमारा पहला था प्रोटेक्टिव, देन प्रिवेंटिव, देन प्रमोटिव। देखो, प्रोटेक्टिव क्या होता है? जो कि आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। प्रिवेंटिव क्या हो गया? जो आपको पहले से बचा रहा है, ठीक है। देन प्रमोटिव क्या होगा? तो प्रमोटिव क्या होता है? जो आपको डेवलपमेंटल है। तो याद रखिएगा सी का हो गया 2, ठीक है, सी का 2 हो गया। देन आपका प्रिवेंटिव क्या हो गया? आपको बचा के रख रहा है, तो मतलब आपका हो गया बी का 1 और ए का हो गया हमारा सी। तो योर आंसर ए का 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्ट करके रख रहा है, मतलब आपको सिकनेस बेनिफिट क्या कर रहा है? आपको बचा के रख रहा है। देन प्रिवेंट मास ह्यूमनाइजेशन से रोक के रख रहा है। देन प्रोमोटिव में आपको कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे प्रोटेक्टिव ट्रिगर आफ्टर द इवेंट, जब प्रोटेक्टिव का होता है जब कुछ होता है तब वो करता है, तो मतलब प्रोटेक्ट हो गया ना आपका, जब आप बीमार हुए तब किया। प्रिवेंट क्या करता है? स्टॉप करता है, आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है, आपको ऐसा करता है जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोमोटिव आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को लिफ्ट करता है। तो योर आंसर इज A3B1C2। Then come to the question number 8. According to Code on Social Security Code 2020, a person who perform work and earn from such an activity outside of traditional employee relationship defined. उन्होंने बोला कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है जो परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क अर्न कर रहे हैं एक्टिविटी आउटसाइड से भी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उन्हें क्या बोलते हैं? गिग वर्कर बोलते हैं, ठीक है। गिग वर्कर क्या होते हैं? दी जो ऑनलाइन, और हाँ, अगर इसके अंदर भी जो ऑनलाइन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं उसे प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं। तो ये आ चुका है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. Which article of that principal state policy specifically direct the state to make effective provision to secure public assistance in case of employment old age? मैंने आपको बताया कि कौन सी डायरेक्टिव जो अगर आपको पब्लिक असिस्टेंस दे रही है अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज हो या सिकनेस हो, तो आर्टिकल 41 आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, डील करती है। और आर्टिकल 42 किससे डील करता है? आपका मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन कंडीशन से। आर्टिकल 43 आपको लिविंग स्टैंडर्ड से करता है, ठीक है। और आर्टिकल 39 आपका इक्वल
से डील करते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। द सोशल सिक्योरिटी मॉडल characterized by universal coverage is funded through the general taxation provide flat rate benefit। मैंने आपको बताया दो मॉडल है, एक बिस्मार्क है, एक बेवरेज है। ठीक है, ये तो हमारी कमिटी है। आधार कार्ड कमेटी क्या है, जो मैंने आपको बताया, आधार कार्ड कमेटी क्या कर रही थी, ESI एक्ट जिसके थ्रू आया। रे कमेटी इसने थोड़ा इनहेंस किया हमारा, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी को। बेवरेज कमेटी जिसने हमारा यूनिवर्सल कवरेज है, उन्होंने बोला जिससे सोशल असिस्टेंस का कंसेप्ट आया कि आप जो टैक्सेशन आता है उससे आप उनको बेनिफिट दे सकते हो। बिस्मार्क हो गया हमारा सोशल इंश्योरेंस, तो इसने क्या बोला, फंडेड थ्रू द जनरल टैक्सेशन। तो योर आंसर इज बेवरेज मॉडल, योर आंसर इज बी। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। The National Social Assistance Program which provide pension to elderly, widow, disabled एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले ही बताया नेशनल सोशल असिस्टेंस जैसे सोशल इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी नहीं हो सकता, सोशल असिस्टेंस होता है। सोशल असिस्टेंस क्या है के अंदर आता है ये प्रोग्राम, क्योंकि इसे हम क्या किसको देते हैं, जो हमारे डिसेबल हो गए, विडो हो गए, जिसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, पेंशन योजना हो गई, ये सारी चीजें हमारे सोशल असिस्टेंस के अंदर आती है। तो योर आंसर इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 12। The International Labour Organization adopted the Social Security Convention नंबर 102 इन दिस ईयर। मैंने पहले ही बताया आपको 1952 में ये आया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। देन ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और इससे 9 यूनिवर्सल ब्रांचेज है जो कि आपको याद रखना। Then come to the question number 30. As per the Code on Social Security 2020, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल कंस्टिट्यूशन नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। मैंने आपको बताया था जब गीग प्लेटफॉर्म आया, जब प्लेटफॉर्म वर्कर आया है और जब डिजिटल इकोनॉमी आई, तो इन्होंने क्या किया कि एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया वेलफेयर के लिए। किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी थे। अनऑर्गेनाइज गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, इनके लिए बनाया, जो उबर है, जोमेटो है, इन लोगों के लिए बनवाया गया था। ठीक है, तो आंसर नंबर बी, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, जो 1% to 2% के बीच में जो एनुअल टर्नओवर आता था उसका कंट्रीब्यूशन देके उनको फिर वेलफेयर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंश्योरेंस। सबसे ज्यादा सोशल इंश्योरेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक, इट रिक्वायर मीन टेस्ट, नो। मीन टेस्ट किस कौन करता है, असिस्टेंट। इट एंटायरली फंडेड बाय स्टेट, नो, स्टेट फंड नहीं करती। इट इज द अनराइट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, यस, इट इज द अनराइट है, मतलब हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए हमने इस राइट को खरीदा है कि हमें सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। और इट प्रोवाइड द बेनिफिट स्ट्रिक्टली बिलो द सब्सटेंस लेवल, नो। ये तो सारे सोशल असिस्टेंस के हैं, सी हमारा राइट है। ठीक है, अगर आपने पे किया है तो आपको मिलेगा, इसमें कोई पॉवर्टी मींस टेस्ट से कोई लेना देना। क्वेश्चन नंबर 50। Which national commission on labor recommended the integration of fragmented labor law into comprehensive labor code। मैंने बोला कौन सा नेशनल कमीशन लेबर रिकमेंडेड किया है कि लेबर लॉ इसमें लेबर कोड में आ जाए। तो आपको कौन सा लेबर उस कमिटी ने किया, मैंने आपको बता दूं सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर थी, 2002 में आया था। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे भारत में 4 लेबर कोड होने चाहिए, तो इसी के बेसिस पे हमारे आए हुए हैं। तो आपको पता है कि जो 2002 में आया, फिर 2017, अब जाके ये इम्प्लीमेंट हुए हैं 2002 से। सोचो कितना अपना सिस्टम कितना लॉन्ग है। ठीक है, थैंक यू। आज हमारी यूनिट 9 खत्म हो गई है और हमने यूनिट 9 के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 10 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।